दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। तो दोस्तों, आज हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एसपी की। इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ, जो कि है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर सबसे पहले क्यों? ये चैप्टर सबसे पहले हम इसके लिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आज 25 ऑफ फेब है और ये चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाला है अप्रोक्सली 9 मार्क्स का। और अगर ऑप्शंस के साथ इसको देखें तो 13 मार्क्स का ये चैप्टर आपको देखने मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या जो टाइमलाइंस है, एक इंपॉर्टेंट डेज वगैरह आपको जो डिसाइड करने रहते हैं, याद रखने पड़ते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड के आगे आप यहाँ पे एक और यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं कि ये जो है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, जो कि एक शेड्यूल बैंक में ओपन किया जाएगा, वहां पर आपको ये डिपॉजिट करना है। फिर 30 दिन के अंदर अगर वो अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है तो यहाँ पर जो अकाउंट का नाम होगा वो क्या होगा? यहाँ पर तो होगा डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। और 30 दिन तक पैसा वहां रहेगा। अगर 30 दिन तक भी वो नहीं होता तो फिर अगले 7 दिन के अंदर आपको कहाँ जमा करना है? वो अनपेड या अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होगा वो आपको शेड्यूल बैंक में अगेन डिपॉजिट करना है। और इस अकाउंट का नाम क्या देंगे हम? यूडीए, यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर आपने ये काम नहीं किया, 7 दिन के अंदर नहीं किया, तो क्या होगा? कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जिस दिन आपने ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे जमा किए उसके 90 डेज के अंदर आपको, यानी कि कंपनी को, एक स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर के एक नाम, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स के नाम, उनके लास्ट नोन एड्रेसेस और उनकी अनपेड डिविडेंड अमाउंट, ये खुद की कंपनी की वेबसाइट पर भी दिखानी है और कोई भी अदर वेबसाइट विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, वहां पर बताना है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 सालों तक पैसा रहेगा और फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा टू आईईपीएफ, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जब पैसा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है तो जो भी कोई क्लेमेंट होगा उसको रिक्वेस्ट करनी होगी टू आईईपीएफ, ठीक है। आईईपीएफ को यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी होगी। कोई भी क्लेमेंट होगा तो वो आएगा और आईईपीएफ से पैसा अपना क्लेम कर सकता है, मांग सकता है। लेकिन जब पैसा यहाँ पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है तो बंदे को अप्रोच करना होता है टू द कंपनी के पास कोई भी अपना क्लेमेंट जो होगा वो कंपनी के पास जाएगा और क्लेम करेगा। तो आई होप ये एक आपको फेयर आइडिया दे दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं डिविडेंड, उसका मीनिंग, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डिविडेंड के, कहाँ से वो डिक्लेयर किया जाता है, फिर अल्टीमेटली उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों के हम लीगल प्रोविजंस देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, फिर मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होते हैं, इंटरिम डिविडेंड क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी डिविडेंड की। इसका जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट, उसके अगेन मीनिंग्स और फीचर्स क्या क्या है उसके, और अल्टीमेटली इन दोनों का डिस्टिंक्शन देखेंगे। जो डिस्टिंक्शन है उसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर का। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फटाफट। Profit making and its maximization is the prime aim of all business organizations, including a joint stock company. The shareholders invest with an aim of earning returns out of the profits of the company. ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पहले तो प्रॉफिट बनाना और उसको मैक्सिमाइज करना, ये एक अल्टीमेट गोल होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। हम क्यों कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हमको हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सके इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ फॉर अ गिवन पीरियड, यानी कि रेवेन्यूज में से, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। Dividend meaning. The term dividend is derived from Latin word dividendum, which means that which is to be divided. It is that part of the profits of the company which is distributed amongst its shareholders. Dividend is a share in distributable profits of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? वो एक लैटिन वर्ड डिविडेंडम से आया है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि डिवाइड होने वाली है। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हमारे रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंस, जो हमारा बचता है पैसा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और जो प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो आप लोगों में बांट नहीं रहे हैं, लोगों में मतलब शेयर होल्डर में बांट नहीं रहे हैं, ओनर्स में बांट नहीं रहे हैं। और एक पार्ट होता है प्रॉफिट का जो आप बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। नेक्स्ट Definition. The Institute of Chartered Accountants of India has defined dividend as a distribution to shareholders out of profits or reserves available for this purpose.
The Supreme Court has defined it as, in case of going concern, it means portion of profits of a company which is allotted to the holders of shares in a company. ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक तो आईसीआई का दिया हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं और दोनों अगर याद रहते हैं तो लिख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ये बात याद रखनी है कि अगर आप डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख रहे हैं तो आपके सारे के सारे एग्जैक्ट वर्ड्स मैच होने चाहिए और आईसीआई का फुल फॉर्म लिख देना है और इस हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है तो बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख के आप डेफिनेशन दे सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि आईसीआई का है, सुप्रीम कोर्ट का है या किसका है। अल्टीमेटली क्या डेफिनेशन है डिविडेंड का? डिविडेंड वही है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन से होंगे? जिनका नाम उनके रजिस्टर में, उनकी जो कंपनी की बुक में रजिस्टर में नोट होता है, तो वो होल्डर्स ऑफ शेयर्स जो होते हैं उन्हीं को ये अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। Going concern means a business that is operating and making a profits. तो यहाँ पर हमने एक ऊपर पॉइंट देखा था कि गोइंग कंसर्न, तो ये सब उनके मीनिंग्स आ रहे हैं बीच बीच में कि गोइंग कंसर्न क्या होती है कि भाई बिजनेस जो है वो चलता रहना चाहिए। तो जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट भी बना रहा है, लॉस नहीं कर रहा, प्रॉफिट कर रहा है, उसको हम क्या होते हैं? गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट है Profits available for distribution and profits available for dividend at different terms. ठीक है, एक होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रॉफिट जो होते हैं वो तरह तरह वेज में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड वो अलग चीज होती है। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कौन सा हिस्सा, प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा आप डिविडेंड में देना चाह रहे हैं, और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड का मतलब होता है कि डिविडेंड जो आप पे करेंगे वो आप कौन से प्रॉफिट में से पे करेंगे। तो एक हो गया उसका सोर्स और एक हो गया उसका मोड, कि कहाँ से पेमेंट करना है और क्या है। नेक्स्ट है The former means maximum profits which law allows a company to distribute to the shareholders by way of dividend. तो जैसे हमने देखा कि प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जो है उसका हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और लेटर का मीनिंग है The latter means profits which the directors consider should be distributed after making provision for transfer to reserve, past losses, etc. दूसरे का मतलब क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कि भाई आपको डिविडेंड देना। डिविडेंड एक तरह से क्या होता है कि आप जो शेयर होल्डर है या ओनर है उनको उनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, उनको कुछ एक रिटर्न में दे रहे हैं। लेकिन ये जो रिटर्न में दिया जाएगा, क्या आप बोलिए कि अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो लॉस करके अपने ओनर्स को पैसा दे दे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। यही बात है कि पास्ट लॉसेस अगर कुछ हो रहे हो तो उसको आपको पहले सेट ऑफ करना है, उसको आपको पहले कंसिडर करना है, और कोई अगर रिजर्व में कहीं पर ट्रांसफर करना है तो वो होना है। और एक और बात आ जाती है कई बार कि भाई अगर आपने कहीं उससे लोन ले रखे हैं, आप लोन वालों को तो क्रेडिटर्स को, बैंक को लोन नहीं चुका रहे और लोगों को डिविडेंड बांट रहे हैं, खुद के लोगों को, मतलब घर वालों को पार्टी और बाहर वालों को सजा, वो काम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स इधर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम Features of इंपॉर्टेंट dividend. क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फीचर्स ऑफ डिविडेंड। It is the portion of profits of the company paid to its shareholders. नेक्स्ट It is payable out of the profits of the company. Dividend is an unconditional payment made by the company. Company can pay dividend only to the shareholders with equity and preference. अभी तक हमने 5 पॉइंट देखे हैं, 4 पॉइंट देखे हैं। सबसे पहला क्या हो गया कि फीचर्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है भाई? सबसे पहली बात, एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो कि हम शेयर होल्डर को देते हैं। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है और पे किससे किया जाता है? फ्रॉम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट। तीसरी बात क्या आ जाती है? एक अनकंडीशनल पेमेंट है। आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, ना कोई लॉ फोर्स कर रहा है कंपनी को, ना ही कोई शेयर होल्डर फोर्स कर सकता है कि भाई ये कंपनी मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। तो ये अनकंडीशनल है, उनको कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड पे किया जाए। कंपनी की विल होगी, कंपनी चाहेगी तो दे सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि कंपनी डिविडेंड किसको देगी? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स हो गए, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी, एक होते हैं प्रेफरेंस। इनका अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, लेकिन आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि भाई डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, If the company has issued equity shares with differential rights as to dividend, the terms of issue of such shares will govern rights of shareholders about receiving the dividend. अब देखिए ये पॉइंट समझने के लिए आपको ऊपर वाले पॉइंट को समझना जरूरी है। क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। इफ कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरे होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। दोनों ये जो है वो काइंड ऑफ शेयर्स ही है। अब ये बोला विद डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट मतलब अलग अलग हक है उनके।
तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये एकदम कोर ओनर हो जाते हैं। और जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें ये क्या होता है कि इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। समझिए, अगर मैंने कहा कि मेरे को 100 रुपए का डिविडेंड बांटना है, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि 100 रुपए का डिविडेंड बांटना है, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, उसके नाम में ही लिखा है, उसका प्रेफरेंस देनी है। तो पहले डिविडेंड इनको दिया जाएगा, उसके बाद में जो बचेगा पैसा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्विटी में। और इनके अलग अलग हक होते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, कोई होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने कभी कोई बैलेंस शीट देखी होगी कंपनी, तो उसमें आ रहा होगा किसी के आगे 10% लिखा होता है। एक ही कंपनी में 3-4 तरह के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो उनके अगर अलग अलग हक हैं, उनको हमको देख के ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये एक इसका फीचर हो गया कि भाई देते किसको है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को देते हैं जो कि इक्विटी होते हैं और प्रेफरेंस होते हैं। उसके अंदर भी उनको किस हिसाब से दिया जाएगा, उनके अगर इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स के हैं तो उसके अकॉर्डिंगली विल गवर्न राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। उसके टर्म्स कौन डिसाइड करेगा? जिस हिसाब से वो डिफरेंशियल राइट्स के ऊपर है। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। ये बात एक इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब तेरा पैसा तुझको अर्पण, ऐसा नहीं करना है। कैपिटल तो भाई किसके लिए लगाया जाता है? कैपिटल इज द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते। वही बात आती है कि जब भी कैपिटल जो है वो सोर्स ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात आपको समझनी है। डिक्लेयर्ड एक चीज होती है कि मैंने बोल दिया कि मैं दूंगा, और एक चीज हो गई कि मुझे हक है देने का। ये अलग अलग बात आती है। जब भी हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो ये मोस्टली कौन सी है? ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात हो रही है। तो कंपनी में आपने देखा ही होगा, आपने ओसी में भी पढ़ा होगा कि दो चीजें होती है। एक तो होते हैं ओनर्स और दूसरे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। ओनर्स या शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है। तो आपको यही समझना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्यादा समझ है कि बिजनेस कैसे चलाना है, उनको पता है पैसा कहाँ कहाँ यूज करना है, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं है कि वो पैसा खुद के बलबूते पे यूज कर सके। वो सिर्फ प्रपोज करेंगे, वो सिर्फ रिकमेंड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई अपनी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, इसके पास अच्छे खासे प्रॉफिट है, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करने की पोजीशन में है। ये वो लोग रिकमेंड करेंगे। और अगला पॉइंट आप देख लीजिए, Dividend as recommended by board of directors is approved and declared by a resolution passed at the annual general meeting by the shareholders. ठीक है। तो दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई कि एक होती बीओडी जो कि रिकमेंड करती है, और वो बोलती है कि हाँ भाई, वो रिकमेंड क्या करेगी कि समझ लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग प्रपोज करते हैं कि 10% डिविडेंड दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया इनका रिकमेंडेशन हो गया। अब ये अप्रूव करेगा कौन? शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। कहाँ अप्रूव करेंगे? एजीएम में करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे। कैसे करेंगे? वो कैसे अपनी कंसेंट देंगे कि कैसे अपनी परमिशन देंगे? वो एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे। रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता, खाली एक आप समझ सकते हैं कि एक पेपर पे मेमो लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे हाँ ये डिसीजन हमने लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन करना। जैसे कि आप पिकनिक पर जाते थे, आपको कंसेंट लेटर मिलता था, आप पेरेंट्स की सिग्नेचर करवाते थे, वो भी एक तरह का रेजोल्यूशन ही होता है। अब एक और बात यहाँ पे समझने की होती है कि जो 10% अगर बीओडी ने रिकमेंड किया है ना, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो 10 से ज्यादा 15 प्रपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रिकमेंडेशन होगा वो किसका होगा? बीओडी का होगा। वो उसके नीचे आप लोग फाइनल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है? रिकमेंड कौन करेगा? बीओडी। लेकिन उसको अप्रूव और डिक्लेयर कौन करेगा? एजीएम में डिक्लेयर किया जाएगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, Dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual account has been approved in the AGM. ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए हम नहीं कर सकते। अगर आपके जैसे हाँ बोला गया है अप्रूव और डिक्लेयर कहाँ हो जाना चाहिए? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर अपना हो जाना चाहिए। लेकिन अगर समझिए कि आपने एनुअल रिटर्न जो भी एनुअल अकाउंट थे उस साल के वो फाइल कर दिए, सारा उसका फुल डिसीजन हो गया है, उसके सारे प्रॉफिट्स का एलोकेशन हो गया है, उसके बाद में आप ये फिर से नहीं कर सकते। तो एजीएम में ही करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। Dividend once approved and declared by shareholders creates a debt. It cannot be revoked. ठीक है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। वो केस इनके ऊपर लागू हो जाता है कि भाई रिकमेंडेशन दिया था बीओडी ने, अब तुमने खुद ने अप्रूव कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, एक बार बोल दिया तो वो तुम्हारी डेट हो गया। डेट हो गया मतलब एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। हालांकि देखिए है शेयर होल्डर्स की बात है, शेयर होल्डर्स ही अप्रूव कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को ही मिलना है। लेकिन एक बार जो मैंने खुद को कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं किसी की नहीं सुन सकता। तो वो एक बार अगर आपने बोल दिया, फिर उसको रिवोक नहीं कर सकते, उसको उस डिसीजन को वापस नहीं कर सकते। अब आपको चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, जितना कमिटमेंट दिया है उतना आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
Dividend includes interim dividend. ये बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड का मतलब होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो है ना, वो आप ये पॉइंट से समझ सकते हैं, 9th पॉइंट में लिखा था कि पिछले साल के लिए कोई भी डिविडेंड होगा तो हम कब उसको अनाउंस कर सकते हैं, एजीएम में अनाउंस कर सकते हैं, उसके एनुअल अकाउंट्स फाइनल होने से पहले, अप्रूव होने से पहले। जो फाइनल होता है वो क्या होता है, जैसे साल भर के प्रॉफिट देखे मैंने और उसके बाद में सोचा हाँ भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो अब के साल हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हो गया हमारा फाइनल डिविडेंड। तो वो आ गया वर्ड में डिविडेंड में। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अरे अभी 3-4 महीने हुए, आधा साल हुआ है, लेकिन हमारी कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है कि हम अभी भी प्रॉफिट बांट सकते हैं। वो हो गया, मतलब साल के बीच में अगर आपको डिविडेंड देना है, इशू करना है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मतलब बीच का डिविडेंड, साल के बीच का डिविडेंड। Dividend must be paid in cash and not in kind. ठीक है ना, रोकड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई गिफ्ट दे दिया, कोई एसेट दे दिया, ऐसा नहीं, सबको कैश में जाता है। कैश मतलब बैंक इंक्लूड है, लेकिन पैसे में होना चाहिए, नॉट इन काइंड। कोई चीज, कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। Dividend is to be paid on paid up value of shares. पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होती है वो भी अपने को डिटेल में आप लोग आगे चल के सीखने को ज्यादा मिलेगा आपको। अभी आपको सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि समझिए हमारे जो शेयर्स की वैल्यू होती है ना, कभी भी जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स की फेस वैल्यू, चेहरे की, थोपड़े की वैल्यू उनकी होती है 10 रुपए, जब भी शेयर्स की बात हो रही है। जब हम बॉन्ड और डिबेंचर्स की बात करते हैं, हमारे बुक्स में बाकी चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा, बॉन्ड और डिबेंचर्स की बात करते हैं, उनके थोपड़े की वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू क्या होती है, वो होती है 100 रुपए। ठीक है, तो जब भी हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो 10 होता है, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं तो 100 होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है पेड अप वैल्यू की। पेड अप वैल्यू की क्या होती है कि भाई 10 रुपए का शेयर था, लेकिन आपने कितने पैसे दिए, आपने बिजनेस में कितने पैसे लगाया। समझिए बिजनेस वालों ने, आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ पार्टनर या कुछ भी, आपको बोला था 10 रुपए का कैपिटल लेके आओ, लेकिन आप बोले अरे यार थोड़ा सा पैसों की कमी है, मैं अभी 7 ही रुपए देता हूँ। तो अब बताइए, आपको जो पैसे दिए जाएंगे आपको 10 रुपए के ऊपर लगाना चाहिए, डिविडेंड लगा के देना चाहिए, 10 रुपए का 10% देना चाहिए कि 7 रुपए का 10%? 7 रुपए का 10% देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आपने पे किया है उसी की आपको वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट, Dividend cannot be paid on calls paid in advance. ठीक है, तो कॉल्स पेड इन एडवांस मतलब वही है कि जो अगर एडवांस में अगर कोई पैसा दे दिया है, आपने उन्होंने नहीं मांगा था, उसके ऊपर भी आपने पैसा दे दिया है, तो उसका नहीं, ना कम ना ज्यादा, वही बात है, जितना पेड अप है उसी के ऊपर आपको डिविडेंड इशू किया जाएगा। इस तरह से 14 पॉइंट से आपको जितने पॉइंट्स याद रहते हैं, एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स आप रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, Usually the term dividend refers to annual or final dividend unless it is specifically mentioned as interim dividend. ठीक है, जब भी हम डिविडेंड बोलते हैं तो आपको एनुअल या फाइनल डिविडेंड ही समझना है, अल्टरनेट अनलेस उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होगा कि ये यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है। लेकिन आपको याद रखना है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जो बातें डिविडेंड के ऊपर है वो सारी की सारी बातें एप्लीकेबल है इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी। अब नेक्स्ट आते हैं लीगल प्रोविजंस ऑफ डिविडेंड। उसमें सबसे पहला है कि लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। Company may declare and pay dividend for any financial year out of the following: current profits, that is profits of the company of that year arrived at after providing for depreciation and transfer to reserves. 2, out of profits of the company of any previous financial year after providing for depreciation, or money provided by the central or state government to pay dividend. ठीक है, तो कंपनी के जो सोर्स ऑफ डिविडेंड है, यानी कि आप डिविडेंड आपने सब हो गया, आप बीओडी ने अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब बताइए कि डिविडेंड का पैसा आएगा कहां से। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपके साल के प्रॉफिट कितने हुए। आपके साल के प्रॉफिट समझिए, आपने आपके साल जो भी खर्चे निकाले सब किया, उसके अंदर समझिए 100 रुपए आ रहे हैं, तो आप 100 रुपए बांट देंगे क्या? नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। 100 में से समझिए 20 रुपीज का आपके पास डेप्रिसिएशन है, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो वो 20 माइनस कर दीजिए। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ आपने रखा है कि भाई आपको कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे रखने हैं, तो समझिए 100 रुपीज थे, 100 में से 20 डिप्रिसिएशन में चले गए, 10 आपके रिजर्व्स में चले गए, तो कितने बचे? 70 बचे। वो 70 में से अगर देना है तो करंट प्रॉफिट्स में से लीजिए। लेकिन अगर आपने समझिए कि आपने बोला है कि नहीं भाई मैं तो 120 रुपीज का डिविडेंड देना है, ठीक है, वो तो आपके पास होंगे नहीं ना, ऑलरेडी यहाँ पे 100 थे, अभी हमारे पास कितने बचे? 70। तो अभी बाकी 50 रुपीज आप कहाँ से लेके आएंगे? तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल के कुछ प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, वो एक तरह से आपके रिजर्व्स में ही होंगे, उसमें से आप पैसा लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या करना है कि जो पिछले साल के प्रॉफिट होंगे ना, पिछले सालों में भी आपने डिविडेंड में से जो प्रॉफिट था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया होना चाहिए। और लास्टली तीसरा सोर्स क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने खास करके इसके लिए पैसे दिए हों कि भाई जाओ लोगों को डिविडेंड दे दो।
ये 3 सोर्सेज है। तो करंट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, दोनों प्रॉफिट्स में से क्या माइनस करना है आपको? डेप्रिसिएशन माइनस करना है और ट्रांसफर टू रिजर्व करना है इफ एनी। और तीसरा सोर्स क्या है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया हो खास करके कि आप डिविडेंड पे कर सके। नेक्स्ट, Dividend can be paid out of capital profits on fulfilling these conditions. Capital profits are realized in cash. Articles of association of the company permit such a distribution. It remains as profits after revaluation of all assets and liabilities. ठीक है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स अराइज व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स एसेट एट अ प्राइस हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट और प्रीमियम अर्न्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। तो दो तरह का होता है। एक तो क्या हो गया कि आपने आपके शेयर्स मार्केट में, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो, कि समझिए कि आपके शेयर्स जो हैं वो होने चाहिए थे 10 रुपए के, लेकिन आपने उसको बेच दिया 12 रुपए में, मतलब प्रीमियम पे बेचा। प्रीमियम मतलब एट अ हायर प्राइस बेचा है। अगर वो जो 2 रुपए के ऊपर जितने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसमें से दे सकते हैं, उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। दूसरी बात आती है कि आपने कोई फिक्स एसेट था वो बेच दिया और उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब होगा? कि आपकी कॉस्ट कम थी और सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, तो वो जो प्रॉफिट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। उनमें से आप दे सकते हैं, लेकिन क्या है, उनके लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। 3 कंडीशन है, फुलफिलिंग दीज कंडीशन, मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला तो भाई वो पैसे में आना चाहिए, रुपए में आना चाहिए, रियलाइज इन कैश होना चाहिए। दूसरी बात है कि अव्वा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ये परमिशन दी होनी चाहिए, आपके अव्वा AOA में परमिशन हो कि भाई आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और तीसरी बात, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, के जब भी अगर आप रीवैल्यू भी करें ना, कि हो सकता है कि आपकी बुक वैल्यू में 100 रुपए का आ रहा हो लेकिन मार्केट वैल्यू अलग हो, ये आप और ज्यादा समझेंगे बाद में, लेकिन वही बात है आपको याद रखना है खाली कि भाई वो हमेशा प्रॉफिट ही दिखा रहा हो, कि रिवैल्यूएशन होने के बाद भी वो प्रॉफिट्स में दिख रहा हो। मतलब एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। असेट्स में से डेप्रिसिएशन वो सब कुछ हो गया, उसके सामने कुछ भी है। कई बार जो वैल्यू होती है, बुक वैल्यू अलग चीज होती है, फेस वैल्यू अलग चीज होती है, वो सब है। तो आप उतना डिटेल में मत जाइए, एक बार आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। 3 कंडीशन है। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट होते हैं या तो आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए हैं वो पैसा, या फिर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट में से अगर आपको डिविडेंड देना है तो उसके 3 कंडीशन आपको फुलफिल करने होते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि आपको कैश में मिला हो, दूसरी बात है कि वो AON ने परमिट किया हो, और तीसरी बात है कि वो आफ्टर रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट ही दिख रहा हो, ना कि लॉस हुआ हो। नेक्स्ट है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अलग है, कैपिटल प्रॉफिट अलग है, हमें पता है। कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। और लास्ट पॉइंट है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ कंपनी। फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि कोई पैसा आपने ऐसे जमा कर रखा था, वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। Free reserves are the reserves available for distribution of profits as per latest audited balance sheet of the company. ठीक है, जो भी पैसा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर क्या क्या लीगल पॉइंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। Board meeting. Dividend can be declared only on recommendation of board of directors. Board meeting should be called to pass resolution about rate of dividend and amount of dividend to be paid, book closure date for dividend, date of annual general meeting, bank with which a separate account should be opened to remit the dividend account. ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहते हैं उसके अंदर सबसे पहली बात आ जाती है बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग की क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब साथ में डिसीजन लेंगे तभी वो लोग ही रिकमेंड कर सकते हैं हमेशा कि कितना हमें डिविडेंड देना है। बोर्ड मीटिंग में भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। रेजोल्यूशन मतलब एक जगह पेपर, पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाएगा कि क्या हम डिसीजन ले रहे हैं। तो उधर उनको 4 डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला डिसीजन क्या होता है? सबसे पहला डिसीजन होता है कि क्या रेट होगी और क्या अमाउंट होगी, जैसे परसेंटेज वाइज और अमाउंट वाइज दोनों चीजें डिसाइड कर दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट आएगा बुक क्लोजर डेट। अब देखिए डिविडेंड मैं दे रहा हूँ, समझिए मैं साल के बीच में दे रहा हूँ, मैंने एक डेट डिसाइड कर ली कि भाई मैं 10 तारीख को डिविडेंड देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एक ये डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसमें क्या, शेयर होल्डर तो आपको पता है जो भी हम जो स्टॉक मार्केट है, जैसे अपस्टॉक हो गया, कोई भी वेबसाइट होगी, आप कभी भी जाके स्टॉक खरीद सकते हैं। तो क्या हर इंसान को हम डिविडेंड दे देंगे जिसने खाली कल पैसा डाला है हमारे बिजनेस में और उसको हम डिविडेंड दे देंगे क्या? नहीं। तो एक बुक क्लोजर डेट फिक्स करनी पड़ती है कि भाई ये तारीख तक जो लोगों ने डिविडेंड हमारे शेयर खरीद रखे थे, सिर्फ उन लोगों को हम डिविडेंड देंगे अब की बार, सबको डिविडेंड नहीं देते रहेंगे। स्टॉक मार्केट पे लोग कभी भी शेयर खरीदते हैं, उनको नहीं देखेंगे, एक बुक क्लोजर डेट पकड़ लेंगे, भाई ये तारीख के पहले वालों को डिविडेंड देंगे, ये तारीख के बाद वालों को डिविडेंड नहीं देंगे।
तीसरी बात आ गई, क्योंकि हमने कहा था कि रिकमेंडेशन बोर्ड करेगा, लेकिन उसको अप्रूवल कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे इन एजीएम। तो हम ही डिसाइड करेंगे, यानी कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि अगली एजीएम कब होने वाली है। उस एजीएम में क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स जो हैं वो वहां पर मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि उनको अप्रूव करेंगे क्या करना है इसका। अब इसके बाद क्या होता है, डिविडेंड का पैसा है, हमने बोला कि एक डेट हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती, तो उसको जब तक कि वो पैसा लोगों तक बांटा नहीं जाता, आजकल ईसीएस के थ्रू होता है, तो वो एक बैंक अकाउंट में सेपरेट बैंक अकाउंट समझ में आ रहा है ना आपको, ये एक डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे करने के लिए अकाउंट खोला जाता है। उसके अंदर ये रखना होता है डिविडेंड की अमाउंट, कि समझिए हमारे पास 1 करोड़ रुपए हमको डिविडेंड के तौर पे जमा करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके लिए एक नया बैंक अकाउंट खोला जाएगा स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है Shareholders approval. Dividend is approved by shareholders by passing an ordinary resolution at the AGM. ठीक है, तो डिविडेंड के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो एक ओआर पास करना पड़ता है। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे 100 लोग हैं, मेजोरिटी विंस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मेजोरिटी विंस। ज्यादा लोगों ने बोला, 100 लोग हैं, उनमें से 51 लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ डिविडेंड पास करना है, तो पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और कहां पर होगा, ये एजीएम पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Shareholders can declare a lower rate of dividend than what is recommended by the board, but not higher than that. ये बात मैंने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि क्या हो सकता है कि लोअर रेट ऑफ डिविडेंड कर सकते हैं लेकिन हायर नहीं कर सकते। बीओटी ने 10 बोला है तो 9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, ना कर सकते हो 0 कि तुम शेयर होल्डर डिसाइड कर सकते हैं कि हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करें, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते ना ना हम तो 11% करेंगे, हम तो 15% करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कर सकते हो, ना कर सकते हो। और Once the dividend is declared at the general meeting, it cannot be revoked. ठीक है, Company is not permitted to declare it second time in that year. ठीक है, एक बार जो कर दिया वो कर दिया, अब तुमको बोल रहा है ना 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 मैं ज्यादा डिक्लेयर कर दूं, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये देखिए, एक बात तो यही आ गई कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं किसी की नहीं सुनता, वो बात आ गया फर्स्ट सेंटेंस कि भाई अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड तो वो डेट हो गया, अब वो रिवोक नहीं किया जा सकता। जो सेकंड पॉइंट है, कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकंड टाइम इन दैट ईयर। अब तुम फिर से नहीं कर सकते, कौन सा नहीं कर सकते, ये कौन सा डिविडेंड की बात हो रही है, अगर आपने फर्स्ट केस में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड मतलब फाइनल या एनुअल डिविडेंड, इसके लिए कंपनी क्या करती है, इंटरिम डिविडेंड पहले डिक्लेयर करती है और फिर बोलती है कि हाँ अगर और मिलना होगा तो और कर देंगे, तब वो साल में 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बार इंटरिम और एक बार फाइनल। 2 बार फाइनल नहीं हो सकता, फाइनल एक ही बार हो सकता है। नेक्स्ट, Separate bank account. The company must deposit the dividend amount in a separate bank account opened in a scheduled bank called as dividend account within 5 days of its declaration. ठीक है, ये जो हमने बात की थी कि भाई डिविडेंड की अमाउंट जो है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करनी है। वो बैंक अकाउंट अपने कोऑपरेटिव बैंक में जाके जमा कर देंगे क्या, कोई भी आंडू पांडू बैंक बनाएंगे, नकली बैंक बनाएंगे, फर्जी बैंक बनाएंगे, वहां पे जमा कर देंगे, नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट आती है, उसके अंदर ही आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखने हैं, डिपॉजिट करके रखने हैं। कितने दिन में, मेरे मन को भाया, नहीं, आपने डिक्लेयर कब किया, जैसे बीओडी ने एक अप्रूवल दिया, रिकमेंड किया, उसको एजीएम के बाद अप्रूव किया, तो एजीएम में ये अमाउंट फाइनल होगी, डिसाइड होगी, तो एजीएम को आपको नहीं पकड़ना है वैसे, क्योंकि उसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आपको सिर्फ एक ये बात याद रखनी है कि डिविडेंड जैसे डिक्लेयर होगा उसके 5 दिन के अंदर आपको ये डिपॉजिट करना है, नहीं करेंगे तो पेनल्टीज आती है। Listed company. Where a company's shares are listed on stock exchanges, additional requirements with respect to listings agreements must be followed, like notify stock exchange where company's securities are listed at least 2 days in advance of the date of meeting of the board at which recommendation of final dividend is to be considered. Intimate stock exchange immediately about declaration of dividend after the board meeting. Give notice of book closure to the stock exchange at least 7 working days before the closure. Close the register of members and the transfer register. It must use electronic mode of payment such as Electronic Clearing Services (ECS) or National Electronic Fund Transfer (NEFT) as approved by the Reserve Bank of India (RBI). ठीक है, तो इसके अंदर आपने को समझना है, कई सारी चीजें हैं, कई टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो ठीक है एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हमारी हो गई थी कि हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे, किसमें खोलेंगे, शेड्यूल बैंक में खोलेंगे, कितने दिन में खोलेंगे, 5 दिन के अंदर खोलेंगे, विद इन 5 days फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और उसको डिविडेंड अकाउंट कहा जाएगा। अब बात आती है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होती है बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, मोस्टली मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती है, लेकिन जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे है उनको क्या होता है, उनको एक लिस्टिंग एग्रीमेंट, मतलब देखिए जो ज्यादा ऊपर पोजीशन पर होता है उसको ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया। उसमें से बातें क्या क्या लिखी हुई है, एक तो सबसे पहली बात कि जैसे ही बोर्ड
करेगा, रिकमेंड करेगा, तो उसको मालूम है कि उसको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी है, तो स्टॉक एक्सचेंज को जाके नोटिफाई करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, ओए ओए स्टॉक एक्सचेंज 2 दिन पहले बता रहा हूँ एडवांस में कि भाई एजीएम की मीटिंग करवाएंगे हम और उसमें डिविडेंड अप्रूव कराएंगे। हर चीज जाके स्टॉक एक्सचेंज को चिल्ला चिल्ला के बताना है। चिल्ला चिल्ला के क्यों बताना है? क्योंकि लिस्टिंग एग्रीमेंट में बताया गया है, सेबी, सेबी आपने सुना होगा नाम, सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हम जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है? सिक्योरिटीज शेयर्स के ऊपर दिया जा रहा है। तो सेबी ने ये सब लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाए हैं कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाओ उसको चिल्ला चिल्ला के बताओ, 2 दिन पहले बताओ, ऐसा नहीं एंड में बता दिया हो गई मीटिंग, मीटिंग होने के बाद बताया, ना ना पहले बताओ, इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग कि भाई मीटिंग होने वाली है। फिर क्या मीटिंग होने के बाद क्या भूल जाओगे इसको? ना ना ना, उसको फिर से इंटीमेट करोगे इमीडिएटली कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, वो फलानी फलानी मीटिंग में जो हमने बोला था ना 2 दिन पहले, वो मीटिंग हो गई है और डिसाइड क्या हुआ वो भी बताओ। फिर उसको बताओ कि भाई बुक क्लोजर के हिसाब से उसको एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज के पहले बताना है कि एक नोटिस देना है कि कौन कौन सी डेट के हिसाब से किस किस को देना है। तो बुक क्लोजर का एक और समझ लेते हैं। इट मीन्स द टाइम पीरियड व्हेन द कंपनी डज नॉट हैंडल एनी एडजस्टमेंट टू द रजिस्टर और रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने बोल दिया ना, 2 चीजें आती है, रिकॉर्ड डेट भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स हु आर एलिजिबल फॉर द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड और बोनस शेयर्स। तो ये रिकॉर्ड डेट वो हो गई कि हमने एक डेट तय कर ली थी कि हाँ इस डेट तक के जो लोग होंगे उनको डिविडेंड दे दिया जाएगा और इसके आगे की जो डेट होगी उसके आगे हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे उन शेयर होल्डर्स को। तो ये हो गई एक रिकॉर्ड डेट। अब जब बुक क्लोजर की बात आती है तो भाई आपको पता होगा जैसे स्टॉक मार्केट में हर समय चेंज होता रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने बेसिस पे एक बुक क्लोजर डेट डिसाइड कर लेते हैं कि ये हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, इस वक्त तक जो एंट्री हो गई है वो हो गई है, ऐसा वो लोग फॉलो करते हैं। तो कंपनी डज नॉट हैंडल एनी एडजस्टमेंट टू द रजिस्टर, कोई भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं करती। एडजस्टमेंट मतलब चेंजेस नहीं करते कि भाई मैंने अपने शेयर से मैंने अपने रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, ना ना ना, अब हम तो तेरे को ही देंगे डिविडेंड, तू जाने तेरा रिलेटिव जाने, तेरे को जो काम करना है कर ले। यानी कि कोई भी जो रिक्वेस्ट होती है फॉर ट्रांसफर शेयर्स या फिर चेंजेस हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक बुक क्लोजर डेट फिक्स कर लेते हैं और वो कब बताते हैं? एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर बताते हैं, क्योंकि जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं। इसके लिए अपने को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है कि भाई 7 दिन का टाइम दिया है तुमको, फटाफट बुक क्लोजर कर लो और रिकॉर्ड कर लो। फिर हम फाइनल करते हैं क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर रजिस्टर। क्लोज कर दिया मतलब अब बस हो गया, इसके बाद के चेंजेस अगले टाइम में देखेंगे। अभी जिनको डिविडेंड देना है हमने ये लोग फिक्स कर लिए मतलब रजिस्टर मेंबर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कैसे पेमेंट करना है? कैश में जाके दोगे क्या? इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस वाले, क्या कैश लेके आपके घर पे आएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो पेमेंट करेंगे। ईसीएस के थ्रू कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, या फिर आरबीआई ने जो जो चीजें अप्रूव कर रखी है मोड ऑफ पेमेंट वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, Listed company has to express the dividend on per share basis. पर शेयर बेसिस पे कि पर एक शेयर के पीछे कितना रुपया, वैसे आपको बताना होता है, लिस्टेड कंपनी को बताना होता है। नेक्स्ट है Prohibition to pay dividend. A company which has failed to repay deposit or any interest on deposit cannot declare any dividend on its equity shares. ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि भाई डिपॉजिट लोगों से ले रखे हो, हाँ डिपॉजिट ले रखे हो कहीं से, उनको तो इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, उनको तो अपना पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हो, उनको ब्याज नहीं भर रहे हो। रीपे मतलब रीपे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर रहे हो, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी नहीं दे रहे हो, उनको कुछ नहीं दे रहे हो, उसमें फेलियर दिखा रहे हो और अपने लोगों को पैसा बांट रहे हो, वो गलत बात है। No dividend can be declared if company has defaulted on redemption of debentures or payment of interest, redemption of preference shares, payment of interest to financial institution, etc. वही बात है कि भाई घर वालों बाहर वालों को सजा और घर वालों को पार्टी, घर वालों को मजा, वो नहीं करना है। तो अगर डिबेंचर्स वालों से, डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन है जो आपने पब्लिक से उठा रखा है, पब्लिक अलग है और ओनर्स अलग है। तो पब्लिक को पैसा नहीं दे रहे हो, उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, उनको उनका पैसा नहीं लौटा रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दे रहे हो, या आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से लोन ले रखा है, उनका ब्याज नहीं भर रहे हो और खुद को डिविडेंड नहीं दे सकते। Legal provisions for payment of dividend. अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या क्या है। तो ये देख रहे होंगे आप, कई पॉइंट तो हमारे अभी तक फीचर्स में से ही उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, Dividend must be paid in cash and not in kind. ठीक है, रोकड़ी चाहिए, पैसा बोलता है। नेक्स्ट, Dividend may be paid by check or warrant or by any electronic mode to the shareholder. ठीक है, या तो आप चेक से दे सकते हो, चेक मतलब चेक अकाउंट पे चेक होना चाहिए, या फिर एक वारंट होता है जैसे डीडी वगैरह होता है, उसमें भी वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, वैसे मोड में दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया जा सकता है। और किसको देंगे हम? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को। Joint holding of shares.
Dividend warrant should be sent to the registered address of the first named joint shareholder as per the register of members, or to such a person at his address as the shareholder or joint shareholders have given to the company in writing. हो सकता है ना जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने दोनों ने एक साथ ये अपने उन दोनों के नाम पे अगर शेयर्स ले रखे हैं कंपनी के, तो क्या करेंगे, तो कंपनी की जिम्मेदारी ये होती है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा किसके नाम पे, जो फर्स्ट जॉइंट शेयर होल्डर है। अब ये तो हो सकता है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनका तो भाई एड्रेस ऑब्वियसली सेम ही होगा, एक ही घर में होगा, तो वहां पर ही उनका जो अगर बाय पोस्ट अगर हम भेज रहे हैं तो वहां पे रिसीव हो जाएगा। लेकिन इन केस हो सकता है कि दो ब्रदर्स ने, दो सिस्टर्स ने, कोई रिलेटिव ने ज्वाइंट होल्डिंग कर रखी है, तो उसमें फर्स्ट जो ज्वाइंट होल्डर होगा, शेयर होल्डर होगा, उसके नाम पे, उसके एड्रेस पे चला जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, या वो लोग एक अलग कुछ राइटिंग में दे सकते हैं, जब हम शेयर्स खरीदते हैं वो बोल सकते हैं नहीं, कभी भी डिविडेंड या कुछ दोगे ना तो इस बंदे के इस एड्रेस पर देना है। तो अगर शेयर होल्डर ने वैसा कुछ प्रोविजन कर रखा है तो वो करना है। लेकिन इन केस वैसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई लेटर उन्होंने नहीं दिया है, तो सीधा क्या करने का, जो फर्स्ट नाम है उसको दे देने का, उसके रजिस्टर एड्रेस पे। नेक्स्ट है Time limit within which dividend is to be paid. Company must pay dividend within 30 days from the date of its declaration. ठीक है, अभी तक हमने दो ड्यू डेट समझिए, खास करके याद रखिए। सबसे पहले तो क्या था, जैसे ही डिविडेंड रेट और सब कुछ डिक्लेयर होता है उसके 5 दिन के अंदर आपको सेपरेट अकाउंट में पैसे जमा करना है। और एक और बात क्या आ गई, टाइम लिमिट, कि हर बंदे के अकाउंट में कितने टाइम में पैसा पहुंच जाना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ओनली। यानी कि आपको बैंक अकाउंट में 5 दिन में जमा किया, उसके बाद 25 दिन ही है आपके पास कि आप सबके खातों में जमा कर दें। नेक्स्ट, Dividend is payable only to the registered shareholders of the company. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिनका नाम मेंबर्स की बुक में लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने बुक तो क्लोज कर दी। Preference shareholders are entitled to the dividend before it is paid to the equity shareholders as per the terms of issue of preference shares. Equity shareholders will get dividend from residual profits. That is, after paying to preference shareholders and arrears of dividend on cumulative preference shares. तो देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। पहले तो हमने बात की कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं, तो भाई शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी, एक होते हैं प्रेफरेंस। जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं वो अगेन दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। उसमें क्या हो गया, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और एक हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे हमने बात की थी, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना उसके अंदर हमेशा एक परसेंटेज रहता है। जैसे हमने बोला ना कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना हमेशा कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जैसे अगर आप लोन लेते हैं, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट हमेशा भरना पड़ता है ना टाइम टू टाइम, तो वैसे ही काइंड ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो लोन यानी कि डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच के होते हैं। तो इसके अंदर भी परसेंटेज फिक्स आता है, तो उनके नाम में लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10% का मतलब क्या हो गया कि हमेशा 10% इनको देना है, ये बात आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो क्या होता है कि अच्छा अगर मैं आपके साल पेमेंट नहीं कर पाया तो ये 10% जो है ना वो तेरे को अगले साल दूंगा। तो ऐसे वो क्यूमुलेटिव होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। जब नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं तो भाई आपके साल पैसा दे रहे हैं तो दे देंगे, अगर सबको दे रहे हैं तो तुमको भी दे देंगे, तुमको पहले दे देंगे। लेकिन अगर आपके साल नहीं दे रहे हैं तो तुमको अब ऐसा नहीं करेंगे, पिच अगर हम नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो तुमको प्रीवियस ईयर का भी देंगे, वो काम नहीं होता। लेकिन क्यूमुलेटिव में होता है तो प्रीवियस ईयर्स का भी आपको देना रहता है। तो ये आपको थोड़ा समझना है। इसमें खाली बात ये क्या लिखी है कि आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर क्यूमुलेटिव वाला है, यानी कि आपको बात आती है सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स का खाता कंप्लीट करना है, उनको सारा का सारा पेमेंट करना है, जो रेसिडुअल प्रॉफिट होगा उसमें से आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। सबसे पहला प्रेफरेंस। Next, If shares are held in electronic form, dividend will be paid to the beneficial owner as per the statements furnished by the depository. If shares are held in physical form, dividend is to be paid to shareholders whose names appear in company's register of members. ठीक है, दो तरीके से होल्ड कर सकते हैं आप शेयर्स। मोस्टली अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही बचा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि आपके जो डीमैट अकाउंट में होता है, डीमैट अकाउंट में आप जो होल्डिंग हो रखी है तो उसमें जो बेनिफिशियल ओनर पे जिसका नाम रहेगा, जिस बंदे का नाम रहेगा वो उसको दे दिया जाएगा। डिपॉजिटरी में पता रहता है, वो डिपॉजिटरी मतलब आपकी NSDL और वो सब आपने नाम देखे होंगे, वहां पे जिसके अंदर डिपॉजिटरी में जिसका नाम लिखा रहेगा बेनिफिशियल ओनर पे उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जब हम फिजिकल शेयर्स की यानी कि एक पेपर, एक सर्टिफिकेट जैसा होता था, शेयर सर्टिफिकेट होता था, उसके अंदर आप क्या करते थे, उस शेयर होल्डर का नाम जो कि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम है लिखा हुआ है उसको देना रहता है। Default. Default in paying dividend in the given time results in punishment to every director of the company. Company will be liable to pay simple interest at the rate of 12% per annum during the period when the default continues. If company fails to comply with any of the requirement of this section, the company and directors shall be liable to pay fine. ठीक है, ये बात हमने पहले ही पढ़ी कि अगर कौन सी बात है ये,
डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम। गिवन टाइम कितना गिवन टाइम था 30 याद हो आपको? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर 30 दिन के अंदर पैसा जमा लोगों तक नहीं पहुंचाया तो हर डायरेक्टर को, कंपनी के हर डायरेक्टर को वो बोलेगा मेरी क्या गलती ना भाई, तू कंपनी का डायरेक्टर है, तेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको अलग से पनिशमेंट दी जाएगी। और कंपनी के ऊपर क्या है, कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% ड्यूरिंग द पीरियड विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। मतलब अगर कंपनी ने 5 दिन की गलती की, 5 दिन का ब्याज लगेगा एट द रेट ऑफ 12%। अगर महीने भर की डेली की तो महीने भर के लिए 12% के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और क्या बात है, ये जो अभी तक हमने सारी बातें पढ़ी कि भाई उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, जो भी हमने लीगल प्रोविजंस किए हैं, अगर वो कंप्लाई नहीं करती तो कंपनी को भी फाइन लगेगा और डायरेक्टर को भी फाइन लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है Unpaid and unclaimed dividend. The dividend declared by company but has not been paid by it or claimed by a shareholder within 30 days of its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. Following rules govern the unpaid or unclaimed dividend. सबसे पहली बात, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है। हो सकता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो 30 दिन का पीरियड है, जो 30 दिन के अंदर भी अगर कोई शेयर होल्डर उसको क्लेम करने नहीं आया या कंपनी उस तक पैसे नहीं पहुंचा पाई, उस डिविडेंड को हम क्या कहते हैं, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। तो हमें पता है कि भाई ये बातें तो गलत हो रही है, क्यों? क्योंकि 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 30 दिन तक अगर नहीं हो पाता है, अगर डिविडेंड बच जाता है उनके बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में, उस डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे, 30 दिन के बाद बचे हुए डिविडेंड को अनक्लेम्ड या फिर अनपेड या अनक्लेम। यानी कि मैंने शेयर होल्डर ने खुद से जाके मांगा नहीं, मिला नहीं वो बंदा, कुछ भी हो सकता है, या फिर कंपनी उसको पे नहीं कर पाई। Total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed should be transferred to unpaid dividend account opened in a scheduled bank by the company. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपका जो शेड्यूल बैंक में जाएंगे, शेड्यूल बैंक में आपको याद होगा उस अकाउंट का नाम क्या दिया था हमने, डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो डिविडेंड अकाउंट में का जो पैसा है वो हम उठाएंगे वहां से, जो भी कौन सा पैसा जो अनपेड या फिर अनक्लेम डिविडेंड है, और उसको ट्रांसफर कर देंगे अनदर बैंक अकाउंट में जो कि शेड्यूल बैंक में होगा, अगेन वंस अगेन। और उस अकाउंट का नाम क्या देंगे हम, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, This transfer should be within 7 days of the end of 30 days within which payment was to be made. In other words, this transfer should happen within 37 days from the declaration of dividend. अभी आप लोग एक चैप्टर अभी अपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन बता दूंगी हर क्वेश्चन की कि एक्चुअल में फ्लो कैसा होता है। अब इन्होंने क्या बोला है हमको, हमने सबसे पहले बोला था 5 दिन के अंदर हमको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड की अमाउंट ट्रांसफर करनी है। फिर हमने बोला था कि 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमें डिविडेंड अमाउंट पे करनी है। अब हम देखेंगे 30 डेज खत्म हो गए, उसके बाद में जो भी अगर पैसा बचा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। वो हम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक उस अकाउंट में रख सकते हैं। उसके 7 दिन के अंदर यानी कि टोटल 37 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये जो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड है वो हमको एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना होगा, जिस अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो भी शेड्यूल बैंक में खुलना है। फिर Within 90 days of transfer of amount in the unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website as approved by the CG a statement which shows names, last known addresses and unpaid amount payable to each shareholder. ये देखिए, ये कहानी आप लोगों को बहुत ही, ये एकदम सीए फाइनल के कोर्स की बात है। सीए फाइनल, सीए इंटर पर आपको ये चीजें सीखने को मिलती है कंपनीज एक्ट के अंदर। ये पूरी की पूरी आपको कंपनी लॉ की लैंग्वेज है। हो सकता है आपको ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, क्यों? क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज उठा के आपको फिर भी मैं कहूंगी कि सिंपल वर्ड्स में दिखा रहे हैं लोग। क्या बोला इन्होंने, जो हमने बोला ना कि हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन के अंदर अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट पैसा जमा कर देंगे। अब ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है उसके अंदर ये पैसे कितने दिन तक रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर वो वहां पे रहेगा। 90 दिन के लिए, 90 दिन के अंदर जैसे ही आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाला, उसके 90 दिन के अंदर कंपनी को 3 बातें अपने वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे या फिर कोई और वेबसाइट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव कर रखी है उस पर बतानी होगी। क्या क्या भाई, उनके नाम जिन तक वो पैसा पहुंचा नहीं पा रहे, उनके लास्ट लोन एड्रेसेस। हो सकता है कि आपके पास, कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड एड्रेस हो, उस एड्रेस पे उसने चेक पोस्ट कर दिया लेकिन वहां पे वो बंदा रहा ही नहीं, वहां से वो शिफ्ट हो गया, वो अब्रॉड चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लास्ट नोन एड्रेसेस कंपनी के पास जो है वो बताने होंगे। फिर उसके ऊपर अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितनी है वो बतानी होगी। तो हो सकता है ना कि एक बंदा है वो फॉरेन चला गया, या वो कुछ छोटी अमाउंट के भी डिविडेंड होते हैं। अभी अगर आपने शेयर्स नहीं खरीद रखे, नहीं तो 1-1, 2-2 रुपए के भी डिविडेंड आते हैं। लेकिन 1-1, 2-2 रुपए के लिए हर आदमी तो भागेगा नहीं। आपके लिए 1-1, 2-2 रुपए है, लेकिन कंपनी के लिए करोड़ों रुपए हो जाती है।
तो वो एक एक 2 रुपए को ऐसे भूल नहीं सकते। तो इसके लिए ये सारी क्राइटेरिया हो रही है कि एक शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ रहा है। तो हो सकता है बंदे उठाते नहीं है खुद के पैसे, वो बोलते हैं 1 रुपए के लिए कौन भागा दौड़ी करेगा, चेक ले जाएगा, बैंक जाएगा, उसके 20 रुपए 100 रुपए तो उसमें एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ऐसे करके लोग पहुंचते नहीं है। इसके लिए उनको एक वेबसाइट पे डाल देते हैं कि भाई देखो ये नाम है, तो लोग भी चेकआउट कर सकते हैं कि भाई हमने डिविडेंड लिया, हमारा नहीं है, हमारे रिलेटिव का है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो नाम, उनके लास्ट लोन एड्रेसेस और कितना उनका डिविडेंड है, अनपेड अमाउंट है, वो उनको हर वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई वेबसाइट बताई उसके ऊपर डालना है। कितने दिनों में? 90 days फ्रॉम डिपॉजिटिंग या ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट, Any claimant to the unpaid dividend account may apply to the company for payment of money claim. ठीक है ना, कोई भी क्लेमेंट है, अरे रे कोई भूला बिसरा बंदा आएगा, अरे हाँ 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 ये वेबसाइट पे देख के आएगा, अरे मेरे को पैसा लेना था, तो क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा, कंपनी को जाके रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ भाई मेरे को पैसा दे दो, मैं आ गया। दावेदार कोई आएगा तो वो जाएगा और उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसा उठा के दे देंगे। तो उसको किसको अप्रोच करना है? कंपनी को। Any amount in the unpaid dividend account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such a transfer shall be transferred by the company to Investors Education and Protection Fund IEPF. समझे? ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कितने टाइम तक रह सकता है? 7 years तक उसमें पैसा रह सकता है। 7 years के बाद वो पैसा कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF। ठीक है, फिर जाएगा ये सरकार के पास। और ऐसा नहीं कि वहां चला जाएगा तो भाई फिर वो आपको शेयर्स, वो जो बंदे होंगे उनको मिलेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, और उसने घर वालों को बता नहीं रखा है कि भाई मैंने ये कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो वो लोग क्लेम करने आ ही नहीं पाते हैं। इसके लिए 7 सालों का ये प्रोविजन रखा हुआ है कि भाई आए नहीं इतने 7, तुम लोगों को लग रहा होगा कि 7 साल तक कौन ऐसा होता है कि कोई पैसा क्लेम नहीं करना है। कई केसेस हो जाते हैं, कोई अब्रॉड चला गया, कोई इंसान की डेथ हो गई, उसने घर वालों को बताया ही नहीं, कोई इंसान की डेथ हो गई, उसके कोई है ही नहीं, उसके कोई दावेदारी नहीं है, उसकी कोई क्या बोलते हैं, उनके वारिस ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये 7 सालों तक उसमें रहेगा। 7 सालों के बाद कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नाम से पता चल रहा है क्या करने के लिए। सेबी ने एक अलग से फंड खोल रखा है जिसमें वो इन्वेस्टर को एजुकेशन भी देते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। The claimant of money will have to follow the procedures and submit necessary documents to get claim from IEPF along with a statement in the prescribed form which gives details of such transfers. ठीक है, जो भी क्लेमेंट आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? एक कोई प्रोसीजर होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको फॉलो करने होंगे, सबमिट करने होंगे कि भाई तुम इतने साल क्यों नहीं आए, कहाँ थे, क्या रीजन था। वो किसको देगा? अब ये पहले तो क्या था, जब तक पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है तो कोई भी क्लेमेंट होता है तो किसके पास जाता है? कंपनी के पास जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें 7 साल हो गए और अब वो पैसे जो है वो IEPF में ट्रांसफर हो गए, तो बंदा कंपनी के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो कंपनी के पैसे रहे नहीं, वो किसके हो गए? गवर्नमेंट ही हो गए। IEPF के पास जाएगा और वहां पे प्रोसीजर फॉलो करेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। IEPF की छोटी सी जानकारी दी हुई है आपको कि IEPF क्या होता है। इट इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2001। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू IEPF आर कोई भी मेच्योर डिपॉजिट विद कंपनीज, मेच्योर डिबेंचर विद कंपनीज। कोई भी पैसा जो मेच्योर हो जाता है और उसको कोई क्लेम नहीं करता, यानी कि ऐसा ही बच्चा तुच्चा पैसा सब कुछ IEPF में चला जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Dividend payable in cash may be paid by check or warrant or by electronic mode to the entitled shareholder. ये हमने पढ़ लिया था, चेक, वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। नेक्स्ट, Let's discuss the different ways in which dividend can be paid by a company. Dividend warrant. It is a check sent by a company to a shareholder for payment of dividend to the registered address of the shareholder. हमने तो सिर्फ आज तक अरेस्ट वारंट सुना था। अरेस्ट वारंट क्या होता है? एक लिखित ऑर्डर रहता है कि हाँ भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर सर्च वारंट होता है कि हाँ भाई हमको हक है कि आपके घर को सर्च पे किया जाए, ढूंढा जाए। तो वही बात है, डिविडेंड वारंट का मतलब क्या हो गया? एक चेक आपको बाय पोस्ट सेंड किया जाता है, कहाँ पर? आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर, और फिर आप उसको एनकैश करवा लेते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया? डिविडेंड वारंट। दूसरा आता है डिविडेंड मैंडेट। A shareholder may wish to get dividend credit directly in the bank account. Shareholder is required to send a request to the company in the prescribed form called dividend mandate. Dividend mandate authorizes the company to pay dividend directly to shareholders' bankers. ठीक है, तो मैंडेट के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेनिफिट्स भी बताए हुए उसके। लेकिन डिविडेंड मैंडेट समझ लीजिए मैंडेटरी हो गया, या फिर एक तरह की एक ऑथराइजेशन हो जाता है। मैंडेट मतलब परमिशन हो जाती है क्या, कि भाई मेरे को कभी भी डिविडेंड देना होगा ना, तो ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक खाता है, इस अकाउंट में जमा कर देना। तो फिर क्या करते हैं शेयर होल्डर, क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे देते हैं, कंपनी को पास ऑन कर देते हैं, और कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है बाय वे ऑफ ECS, NEFT, एनी सच इलेक्ट्रॉनिक मोड।
तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं प्यार से, डिविडेंड मैंडेट। और ये हक देती है कंपनी को कि वो उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसके अकाउंट में डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट कर दे। बेनिफिट क्या है भाई, सेव्स टाइम कॉस्ट एनर्जी, इट सेव्स टाइम ऑफ द कंपनी इन प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग चेक्स। हर आदमी के नाम पे चेक करना पड़ता है, चेक बनाना पड़ता है, चेक के लिए आपको पता है साइन लगती है, अप्रूवल लगता है, कितनी बार साइन लेंगे, कितनी कितनी अमाउंट के लिए, 2-2 रुपए के लिए, 3-3 रुपए के लिए, तो ये सब काम बढ़ जाते हैं। साइमल्टेनियसली द efforts and time of the shareholder to deposit the same and awaits its credit into the bank account। ठीक है ना, आपने पहले तो चेक इशू करेंगे, पोस्ट के पैसे लगेंगे, फिर उसको रिसीव होगा, वो भी बैंक में जाएगा, वो सब पैसे बच जाते हैं, टाइम एफर्ट कॉस्ट बच जाता है। तीसरी बात क्या है, reduces the chances of loss of physical check in transit। हो सकता है बंदा ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया, उसके पास पहुंचा ही नहीं, उसमें गुम भी हो सकता है, तो ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड मोस्टली प्रेफरेबल है। Company can use electronic mode to pay dividends to its shareholders, such as ECS, NEFT, and make arrangements with bank and in collaboration with other banks if required to pay the dividend warrants at par। और ये डिविडेंड वारंट्स को भी एट पार जैसा भी होगा उसके साथ वो बना सकती है कि उनके बैंक से टाइप हो, सेटअप हो कि भाई हमेशा हम जो डिविडेंड पे करेंगे इस फलाना फलाना बैंक अकाउंट से करेंगे, और उनके पास डिविडेंड मैंडेट तो होता ही है, यानी कि उनके पास अपने शेयर होल्डर की बैंक अकाउंट की डिटेल होती है, तो डायरेक्टली उसमें ECS कर सकते हैं या फिर NEFT कर सकते हैं। NEFT का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ये एक रियल टाइम बेसिस होते हैं ट्रांसफर के। ECS and NEFT both are electronic transfer fund modes. ECS is mainly used for debits and credits for low value transactions which are frequent and repetitive, while NEFT is used for high value transactions। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको 1-2 रुपए मिलने वाले हैं उनको ECS कर दो, और अगर लाख करोड़ों की रुपए जारी है तो उनको NEFT कर दो, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे तो। Dividend warrants at par means check of dividend where payee gets exact amount stated in the check without any charge payable, even if it is issued out of the state। तो होता है कई बार हम अपने को अपने बैंक अकाउंट में या दूसरे बैंक अकाउंट में जाएंगे तो उस हिसाब से अलग अलग पेमेंट कुछ करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम अगर कंपनी आपको 100 रुपए देना चाहती है तो आपको 100 ही रुपए मिलने चाहिए, ना कि 99 रुपीज। 1-2 रुपए का भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट जो कंपनी देनी चाहती है वही आपको नेट मिलनी चाहिए, उसके ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। बात ये लिखिए कि आउट ऑफ स्टेट मतलब चाहे कुछ भी हो, किसी ने भी इशू किया हो, आपके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा हिडन बैंक चार्जेस नहीं लगने चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरिम डिविडेंड पर। इंटरिम डिविडेंड हमने देख ही लिया था कि भाई कंपनी साल के बीच में कोई डिविडेंड इशू करती है तो dividend declared by BOD between two annual general meetings is called interim dividend। ठीक है, तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं पैसे, इंटरिम डिविडेंड। Interim dividend is paid in the middle of the accounting year, that is before finalization of annual accounts for the year। Opinion of the company's auditors should be taken before declaring interim dividend। ठीक है ना, तो CA की जरूरत पड़ जाती है उस वक्त। कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं उनको पूछना पड़ता है कि हाँ भाई, क्योंकि ऑडिटर्स होते हैं जो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है वो बता सकते हैं, तो उनको पहले कंसल्ट करना चाहिए, उनका ओपिनियन ले लेना चाहिए कि क्या हम मिडल ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि क्या होता है प्रोजेक्टेड थोड़ा देख सकते हैं या एक्चुअल में जितना हम प्रॉफिट सोच रहे हैं उतना हुआ कि नहीं हुआ, वो जानने के लिए हमने पहले एक कंसल्ट कर लेना चाहिए, ओपिनियन ले लेना चाहिए बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड के भी फीचर देख लेते हैं। The board of directors has the power to declare interim dividend। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। जब हमने डिविडेंड की बात की थी, डिविडेंड मतलब जो फाइनल डिविडेंड होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करते हैं, अप्रूव और डिक्लेयर कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है, साल के बीच का डिविडेंड है, तो बार बार शेयर होल्डर्स को परेशान करना चाहिए क्या, ओनर्स को परेशान करना चाहिए क्या? उनमें अकल नहीं है, उनमें पैसों की समझ नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने BOD को अपॉइंट किया है, तो उनको बार बार परेशान नहीं करना है। इंटरिम डिविडेंड जो है साल के बीच के 2 AGM के बीच का जो डिविडेंड है उसको रिकमेंड और डिक्लेयर दोनों कौन करता है, BOD के पास पावर। नेक्स्ट, interim dividend is only payment on account of the whole dividend for the year। इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल ईयर, यानी कि होल डिविडेंड के बदले एक पार्ट डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी कि ये फुल डिविडेंड का ही एक हिस्सा माना जाता है। Company should provide depreciation for the entire year and not proportionately for a part of the year before declaring interim dividend। है ना, अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि खाली अगर आप इंटरिम डिविडेंड करते हो तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगा दोगे, नहीं नहीं, सारे खर्चे आपको अकाउंट ऐसे करने के हाँ आगे के भी खर्चे एटलीस्ट डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने इंटरिम डिविडेंड दे दिया और बाद में आपको डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करके आप लॉस मेकिंग कंपनी बन रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनेटली नहीं करना, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन लगाना है और उसके बाद में अगर पैसा बच रहा है तो ही आप
इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। Interim dividend cannot be paid out of any reserves. अपने रिजर्व्स में से नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है इस साल करंट ईयर प्रॉफिट में से अगर प्रॉफिट हो रहा है, 6 महीने काम किया, 6 महीने में बहुत ज्यादा पैसे आ गए, तो ही देने हैं। पहले के पिछले साल में से उठा के नहीं दे सकते इंटरिम डिविडेंड। AUA of the company must authorize BOD to declare interim dividend. ठीक है ना, औवा यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई बीओडी को हक है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि बार बार एजीएम में बुलाओ, मीटिंग करो। मीटिंग करने का खर्चा होता है भाई, ऐसे आसान काम नहीं होता। मीटिंग बुलाना उनके लिए और शेयर होल्डर्स को बुलाना, उनको खाना पीना खिलाना पड़ता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो सबके भी और खर्चे होते हैं। तो ये सब हमको हर समय नहीं करते रहना है। तो बीओडी को क्या करेंगे, आर्टिकल्स में ही ऑथोराइज कर देंगे कि हाँ भाई बीओडी इंटरिम डिविडेंड इशू कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट, The board meeting has to pass a resolution for declaring the interim dividend. कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। एक लिखित, एक इन रिटर्न डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, The amount to be given as interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its declaration. सेम बात रहेगी, सेम पॉइंट रिपीट होंगे भाई। 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड डिपॉजिट करना है, चाहे इंटरिम डिविडेंड ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, Interim dividend should सब be same paid आएगा। within 30 days of declaration. Unpaid or unclaimed interim dividend should be transferred to unpaid dividend account within 7 days of the expiry of 30 days of declaration, that is 37 days of its declaration. Any amount remaining unpaid unclaimed in unpaid dividend account for 7 years should be transferred to IEPF. तो वही बात है, ये सारे पॉइंट ये जो थे, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, ये सारे पॉइंट एकदम वही थे कि भाई डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो जो बातें हम डिविडेंड के लिए बोल रहे थे, वही की वही बातें, वही की वही प्रोसीजर, वही की वही लीगल प्रोविजंस हमें इंटरिम डिविडेंड के साथ भी फॉलो करनी है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे हमारा डिविडेंड का पार्ट खत्म होता है। अभी हम आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। In financial terms, interest is a payment made for using money of another. ठीक है, कोई भी तरह का पेमेंट करते हैं, किसके लिए करते हैं कि हमने दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप जाते हैं बैंक में एफडी जमा करते हैं, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट देते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि भाई 1 साल की एफडी है, मतलब भाई इन जनरल कुछ गलत नहीं हुआ तो भाई 1 साल के लिए मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। आप ऐसे बैंक को बोलते हैं, इसके लिए बैंक आपको पैसा देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है कि अच्छा मैं तेरा पैसा 1 साल तक यूज करूंगा। बैंक कोई पैसा बैंक में नहीं रखता है, बैंक और कहीं यह जगह इन्वेस्ट करता है, उसको यूज करता है कि भाई उसको पता है कि तुम 1 साल तक लौट के नहीं आने वाले, इसके लिए वो उसको इंटरेस्ट देता है। तो वो कोई तो टाइम पीरियड होना चाहिए ना। तो वही हो गया कि फाइनेंशियल टर्म्स में इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी तरह का आपको पैसा यूज करने के लिए आपको जो पेमेंट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट हो गया, यानी कि बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर। नेक्स्ट, So interest is the cost of renting money for the borrower and it is the income from lending money from the lender. ठीक है, तो जो बोरोवर है उसको तो खर्चा हो गया, उसको एक कॉस्ट हो गया क्योंकि उसको पैसे यूज करने हैं, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसके लिए एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो कि पैसा दे रहा है, उसके लिए वो एक इनकम हो गई, इनकम सोर्स हो गया, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। Interest is the price paid for the product or services rendered by capital. ये एकदम एक प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हो गई। अल्टीमेटली बात वही है, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर मनी। मनी के लिए इन्होंने क्या बोला है, मनी को क्या बोला है, प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। अल्टीमेटली मनी, पैसे के लिए जो प्रोडक्टिव सर्विसेज मिलती है उनके लिए जो प्राइस पे की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। तो ये वर्डिंग अच्छी है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। It is directly related to risk. Higher the risk, higher is the interest. ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो जितना ज्यादा रिस्क होगा, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट हायर द रिटर्न। वही बात है कि भाई आपने 1 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, जितना ज्यादा आप अमाउंट देंगे, जितने ज्यादा पीरियड के लिए आप देंगे, 1 साल 2 साल, उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आपको ये पता होगा, जितना ज्यादा एफडी का जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, जितनी ज्यादा थोड़ी अमाउंट बढ़ाते हैं, उतना आपकी इंटरेस्ट रेट हायर होती जाती है। नेक्स्ट, Rate of interest is expressed as annual percentage of principal. ठीक है, एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल मतलब 10% ऑफ 1 लाख, 10% ऑफ 20 lakhs, ऐसे परसेंटेज वाइज में होती है। Rate of interest is determined by various factors like money supply, fiscal policy, volume of borrowings, rate of inflation, etc. ये अभी हमारा इकोनॉमिक्स की बात आ गई कि भाई मनी सप्लाई कितनी हो रही है, फिस्कल पॉलिसी कितनी चल रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रही है, वॉल्यूम ऑफ बोरिंग्स कितनी है, कितनी अमाउंट कितनी है बोरिंग की, और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे कोरोना टाइम्स में बहुत ही ज्यादा लो एफडी की रेट्स बहुत ज्यादा लो हो गई थी, लोन्स बहुत ज्यादा चीप हो गए थे। ऐसा मतलब उल्टा ऐसे सिनेरियो चेंज होता रहता है इकोनॉमिक के सिचुएशन के हिसाब से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, Interest is a charge against the profit of the company.
Even if company makes no profit, interest should be paid. अगर हम इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई कंपनी ने लोन ले रखा है तो भाई उसको तो अगर वो पैसा कमाए या ना कमाए, रोटी खुद खाओ या ना खाओ, लेकिन लोन अगर लेते हैं तो वो चुकाना पड़ता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, एक खर्चा हो गया, चार्जिंग हो गया, प्रॉफिट के ऊपर कुछ चार्ज करना मतलब एक खर्चा हो गया प्रॉफिट के ऊपर। भाई प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, लेकिन इंटरेस्ट तो भाई भरना पड़ेगा। आपको भी पता होगा कि भाई लोन अगर आप ले लेते हैं, ईएमआई अगर आप मोबाइल वगैरह अगर आपने कुछ ईएमआई पे ले रखा है तो आप चाहे कुछ उसका यूज करें नहीं करें, लेकिन आपको इंटरेस्ट जो है या ईएमआई जो है वो भरनी ही पड़ती है। It is payable at a fixed and generally predetermined date. प्री डिटरमाइंड रेट, तो प्री डिटरमाइंड रेट होती है, पहले से ही रेट जो होती है वो तय होती है कि हाँ भाई 10% या 15% या 25% जो भी रेट है वो, और वो क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। जितनी रेट तय की जनरली उतनी ही रहती है, रेट चेंज नहीं होती। Then, Company has to pay interest if it has borrowed money from creditors like debenture holders, depositors, bond holders, etc. तो यही है कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। और अगर आप इसको इंटरलिंकिंग करोगे तो आपको याद आया होगा कि कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड अगर उन्होंने इन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा या इंटरेस्ट ना दिया। तो पहले इंटरेस्ट आप लोगों का पे कर दो, फिर खुद वालों को डिविडेंड दो, ये बात है। तो यहाँ पे मोस्टली चैप्टर कंप्लीट होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक डिस्टिंक्शन बचा है जो कि है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड और इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर का। तो चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट सबसे पहला ये फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड वाला भी एज सच इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको इसमें से पढ़ के जाना है। पहला है इंटरिम वर्सेस फाइनल, उसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। interim is declared and paid between two AGMs of an accounting year. ठीक है, जब फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं तो क्या होता है, It is declared and paid after the closing of the financial year. ठीक है। इंटरिम डिविडेंड मतलब डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिक्लेयर भी कर दिया जाता है, पे भी कर दिया जाता है बिटवीन टू एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग। और डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च के बाद भर रहे हैं। और ये 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में, यानी कि एजीएम कब होती है हमारी, मोस्टली 30 सितंबर होती है। तो 30 सितंबर के बीच में, तो 30 सितंबर के बीच में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो ये हो गया, और 30 मार्च के बाद जो पेमेंट किया जाता है वो फाइनल डिविडेंड हो गया। कौन डिक्लेयर करता है, It is decided and declared by the board of directors. जब हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिसाइड और डिक्लेयर कौन करता है, दोनों काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। लेकिन जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं तो वो डिसाइड और रिकमेंड कौन करता है, बीओडी, लेकिन डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स इन एजीएम। Authorization. It can be declared only if articles of association permits its declaration. इंटरिम डिविडेंड क्यों हमने कहा कि इंटरिम डिविडेंड अकेला बीओडी कर लेता है, खुद ही डिसाइड करता है, प्रपोज करता है, खुद ही डिक्लेयर करता है। तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसकी रिक्वायरमेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी अव्वा में ये परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जब हम फाइनल डिविडेंड की बात आते हैं तो इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है सच। When declared, it is declared between two annual general meetings of the company, and final is declared at annual general meeting. ये बिटवीन है, ये एट है। ये एनुअल जनरल मीटिंग में जो होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग के, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिसाइड होता है या डिक्लेयर होता है तो फिर उसे हम इंटरिम कहते हैं। नेक्स्ट, Rate of dividend. Rate of interim dividend is lower than final dividend. Rate of final dividend is always higher than interim dividend. ठीक है, जो बीच में दे दोगे, साल के बीच में दे दोगे, वो हमेशा कम दोगे, और फाइनल वाला जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए हमेशा इंटरिम से, कि पहले ही इतना दे दिया था तो अब तो थोड़ा तो ज्यादा दो, ऐसा ही सभी का रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा दे दिया, पहले भी कम देना है, उससे ज्यादा ही दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। बाद में कम कर दोगे तो लोगों को लगेगा अच्छा मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनी गलत दिशा में जा रही है, कंपनी लॉस मेकिंग हो रही है। It is declared out of profits of the current accounting year. And final is declared from different sources like current year's profits, free reserves, capital profits, money provided by government for dividend, etc. तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। तो जब सोर्सेज ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे थे फाइनल डिविडेंड की, तो हमने देखा था कितनी सारी चीजें थी। आप करंट प्रॉफिट से निकाल सकते हैं, पास्ट के प्रॉफिट से निकाल सकते हैं, खाली कंडीशन फॉलो करनी थी आपको कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है और ट्रांसफर जो है वो पहले करना है। फ्री रिजर्व होंगे, कोई गवर्नमेंट ने पैसा दे रखा होगा उसमें से दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सिर्फ इंटरिम डिविडेंड की तो उसी साल के करंट ईयर के प्रॉफिट से ही आपको देने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर। Accounting aspect. Interim is declared before preparation of final accounts of the company.
and final is declared only after accounts of the year are prepared and finalized. बट ऑब्वियस है कि भाई फाइनल डिविडेंड है तो भाई 31 मार्च के बाद दे रहे हो तो भाई फाइनेंशियल अकाउंट्स बना लो सारे के सारे पहले, फिर दे दो। पहले आपकी बैलेंस शीट टैली कर लो, उसके बाद में दे दो। लेकिन जब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात करते हैं हमारे इंटरिम डिविडेंड की, तो भाई वो बिफोर फाइनलाइजिंग यानी कि बैलेंस शीट टैली होने के पहले आप ये इशू कर देते हैं। Next है dividend and interest. Dividend is the return payable to the shareholders of the company for their investment in the share capital. Interest is the return payable to the creditors of the company with debenture holder, deposit holders for the loan given by them to the company. ठीक है, तो एक तरह से दोनों, अगर अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों के दोनों खर्चे ही है। डिविडेंड भी एक तरह का खर्चा ही हो गया क्योंकि वो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वापस दिया जा रहा है टू द शेयर होल्डर्स। तो ये दोनों एक तरह से खर्चे में ही आते हैं। लेकिन हमने जो क्या बात की है कि ये कौन सा है, रिटर्न पेएबल। देखिए दोनों जगह रिटर्न पेएबल ही लिखा है, हर जगह पेएबल ही हो रहा है, पैसा तो कंपनी से जा ही रहा है। लेकिन ये किसको जा रहा है, ये क्रेडिटर्स को जा रहा है। ये किसको जा रहा है, घर के लोगों को जा रहा है। ये बात याद रखनी है, रिटर्न पेएबल दोनों जगह, ये बाहर वालों को, ये घर वालों को। घर वालों को कब देते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर कैपिटल के थ्रू। इन लोगों को भाई इन्होंने हमको लोन दे रखा है, कोई डिबेंचर होल्डर हो गए, क्रेडिटर हो गए। फिर गिवन टू हुम, अगेन इट इज पेड टू द मेंबर। बोला ना घर का आदमी, भाई घर का आदमी है, ओनर को दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये क्रेडिटर है, उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, Obligation. Dividend is to be paid only when company has made profits. Therefore, no obligation or compulsion to pay dividend. But interest is not linked to the profits of the company. Payment of interest is an obligation and is to be paid by the company compulsorily, mandatorily. ठीक है। तो जो डिविडेंड की बात आ रही थी, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपनी को जाके फोर्स नहीं कर सकता है इतना क्यों प्रॉफिट कमाना है। अंबानी को जाके आप चिल्ला चल के बोल नहीं सकते, वो अंबानी भाई क्या हो इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, रिलायंस कंपनी हमको भी शेयर दे दो, हमको भी प्रॉफिट दे दो, आपने 2-4 शेयर खरीद रखे, आप भी मांगोगे जाके पैसा। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी को, आप या कोई और भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट, एक तो बात कि भाई प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए कंपनी, लॉस मेकिंग से तो मांग नहीं सकते। दूसरी बात, उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं कहता कि कंपल्शन है। लेकिन जब इंटरेस्ट की बात आती है, भाई पैसा उठाए तो भाई उनको चुकाना ही है, वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, आपको पैसा देना है। एक ऑब्लिगेशन है, एक डेट है जो कि कंपल्सरीली, मैंडेटरीली पेमेंट करना है। नेक्स्ट, When payable, dividend is payable when a company earns sufficient profit in a year after fulfilling all obligations. आफ्टर फुलिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हो गया, ये ऑल द ऑब्लिगेशंस का मतलब आ गया प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, और पहले बात प्रॉफिट होना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो It is payable every year irrespective of the profits. ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, वही बात रिपीटेटिव हो रही है, एक दो शब्द की हेरा फेरी है खाली। नेक्स्ट पॉइंट, Dividend rate is paid at a fluctuating rate to the equity shareholders since it is linked to the profits of the company. जब डिविडेंड की बात आ रही है तो क्या आती है, वो फ्लक्चुएटिंग रेट है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करते हैं तो वो फ्री है और प्री डिटरमाइंड है। Fixed. Resolution. Dividend payment of final dividend requires a board resolution and an ordinary resolution at the AGM, while interim dividend can be paid by passing only a board resolution. ठीक है, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन कितने तरह के लगेंगे, बोर्ड को भी रेजोल्यूशन, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको लिखित में रखना पड़ता है। तो अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें तो 2 रेजोल्यूशन की बात आ जाती है, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एजीएम पे। लेकिन जब हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाता है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ही डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है, प्रपोज करती है, रिकमेंड करती है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट के लिए क्या आप मेंबर्स को बुलाओगे, उनसे मीटिंग करवाओगे कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लोन लिया है? नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो आपको करना ही करना है। उसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है मीटिंग पे। हर महीने मीटिंग को बुलाओगे, भाई पैसा देने क्या, उनको तो देना ही है। लास्ट पॉइंट, Accounting treatment or aspect. Dividend is an appropriation of profit and interest is a charge on profit. ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब एक एलोकेशन है प्रॉफिट का, है अल्टीमेटली रिटर्न पेएबल, खर्चा ही एक तरह का कंपनी के लिए तो। लेकिन उसको नाम क्या दिया जाता है कि भाई ये एप्रोप्रिएशन है, वर्ड आपको एप्रोप्रिएशन ही यूज करना है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज मतलब एक खर्चा है, कंपल्शन है, वर्ड से आपको समझ में आता है। तो ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो यूजफुल रही होगी आपके क्विक रिविजन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।